Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 26 फरवरी 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। डेली बेसिस पे दोस्तों यहाँ से आप लोग लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्वीडन को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे भारतीय संविधान के तहत अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया को या किसी एक पर्टिकुलर लैंड को हम 5वें शेड्यूल के अंदर में लेकर आ जाएं तो उसका क्या परिणाम होगा उस लैंड के ऊपर में, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर लैंड है ट्राइबल पीपल का, उसको नॉन ट्राइबल पीपल तक ट्रांसफर होने से रोक सकता है यहाँ पर ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव। या फिर ऑप्शन नंबर बी, इससे यहाँ पर क्या होगा, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। या फिर ऑप्शन नंबर सी, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, द स्टेट, ऐसा राज्य जिसके पास में ऐसा वाला एरिया हो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसको एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बताना है यहाँ पर इसमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के अपने इंडेक्स के ऊपर। क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जिसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज एडिटोरियल भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। आज का जो द हिंदू का अखबार है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं वो देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों भारत यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक मिशन यहाँ पर चलाने वाला है अल्बानियन कैपिटल के अंदर। तो अल्बानिया न्यूज़ में है, ज़रा इसके बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आज के न्यूज़पेपर का एक सबसे पहला एडिटोरियल, उस एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया है अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम टू लव। उत्तराखंड के अंदर में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया जा रहा है दोस्तों, उसकी वजह से जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ राइट्स का वायलेशन हो रहा है। राइटर ने उस पर्टिकुलर मैटर को उठाया है अपने इस एडिटोरियल में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन उसके बाद आज के ही न्यूज़पेपर में एक और एडिटोरियल है जहां पर दोस्तों स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में बात हो रही है। और यहीं पर मैं आपको जो पुराना वाला आर्टिकल था एफडीआई वाला वो भी कवर करवा दूंगा, तो दोनों को हम कंबाइन करके कवर करेंगे। फिर आज के न्यूज़पेपर का एक और एडिटोरियल है जहां पर बात की जा रही है एट द हाई टेबल, यानी जो रेजिना डायलॉग है दोस्तों वो अभी चला। तो रेजिना डायलॉग क्या है, इसके बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा चर्चाओं में है जिसको लेकर प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। फिर आज के अखबार में ही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला जो सेक्शन उठाओगे एडिटोरियल के, जब आप 2 पेज खत्म कर देते हो ना तो उसके बाद जो तीसरा पेज है वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का आता है। तो वहाँ पर एक और आर्टिकल है जहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि जो ये एफआरपी है दैट इज़ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, तो इस एफआरपी को रिसेंटली सरकार ने बढ़ाया। तो एफआरपी बढ़ने की वजह से किसानों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर समझाया गया। बहुत शानदार आर्टिकल है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो द हिंदू के टॉपिक ये हो गए। अब इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कुछ और रेलिवेंट सोर्सेस हैं जहाँ से हम बात करने वाले हैं आज के अपने इस डिस्कशन में। पहला आर्टिकल यहाँ पे जो बात करेंगे, इंडिया ने दोस्तों रावी नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान में भेजने से पूरी तरह से रोक दिया है। अब ये क्या है मामला, इसको समझेंगे। देन उसके बाद में ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघलते चले जा रहे हैं, इसका एक बुरा इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद एक एंटीबॉडी तैयार की गई है जिससे जो सांप का जहर होता है, या कह सकते हो एक इंसान को जब सांप काट लेता है तो उसका एक इंपॉर्टेंट दवा यहाँ पर आ चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। काला अजहर अभी यहाँ पे चर्चाओं में बना हुआ है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। और एक और आज का एक और बहुत छोटा सा आर्टिकल है ये, लेकिन बहुत दमदार आर्टिकल है दोस्तों। ये न्यूज़ में बना हुआ है। गिनिया वॉर्म डिजीज़ क्या है आखिरकार ये बीमारी,
ये बीमारी एक समय पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हुआ करती थी, बट द हिंदू ने ही इस आर्टिकल को एक्सप्लेन किया जहाँ पे बताया कि इस बीमारी का जो एक डर है वो कम हो गया है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। फिर मियावाकी टेक्निक के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या है आखिरकार ये टेक्निक। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही वीडियो में दोस्तों कवर होने वाली है। ये वीडियो ऑल इन वन वीडियो आपको देखने को मिलता है, इसमें हर एक चीज़ कवर की गई है। आपको बहुत सारा चीज़ें मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे वो एडिटोरियल हो, शॉर्ट न्यूज़ हो, वेरी शॉर्ट न्यूज़ हो, लॉन्ग न्यूज़ हो, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करवाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं और शुरुआत करते हैं अपने थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। तो थंबनेल में हमने मेंशन कर रखा है रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी के बारे में दोस्तों अगर आप आज सर्च भी करते हो ना, तो आपको गूगल पर ऐसे सौयों आर्टिकल मिल जाएंगे अलग अलग न्यूज़पेपर के। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे रखा है, लाइव मिनट का टॉपिक है कि भारत ने रावी नदी का जो पानी है जो पाकिस्तान जा रहा था उस पानी को रोक दिया है। अब वो पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान को आने वाले समय पर हो सकता है काफ़ी दिक्कत भी होने लगे। इसका जो पानी का बेनिफिट है वो अब सीधा जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा। अब इसमें डिटेल में जाने से पहले आप थोड़ा इन नदियों का लोकेशन जानो। उससे पहले भी दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ पे बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग हुआ, तो दोस्तों इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, दैट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी। और ये ट्रीटी को यहाँ पे करवाने वाला जो बिचौलिया था वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों के बीच में इस ट्रीटी को करवाया। ये इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी भी है जिसको बोला जाता है दुनिया में एक सक्सेसफुल ट्रीटी है, जिसको अभी तक भले ही भारत पाकिस्तान के संबंध कितने ही खराब हो, कितने ही रिलेशन डिस्प्यूटेड हो, उसके बावजूद ये ट्रीटी को फॉलो किया गया है। इस ट्रीटी के तहत दोस्तों पानी का बंटवारा किया गया था दोनों देशों के बीच में। अभी मैं आपको ये ट्रीटी भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा कुछ नदियाँ हैं। ऊपर अगर आप देखोगे इंडस, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदियां हैं दोस्तों, ये 3 नदियां वैसे जा तो इधर से रही हैं इंडिया से होकर। फॉर एग्जांपल इंडस की बात करेंगे तो ऊपर तिब्बत से ये ओरिजिन होती है, तिब्बत से बनकर निकलती है ये नदी और पूरे भारत के इस प्रकार से लद्दाख वाले रीजन को क्रॉस करके जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और पाकिस्तान में एंटर करके इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़कर जाकर अरेबियन सी में गिरती है। लेकिन ऐसे ही दोस्तों एक और नदी है झेलम, ये भी भारत से निकलती है और जाकर सीधा पाकिस्तान में से गुजरती है। फिर चिनाब भी दोस्तों इंडिया से निकलती है, देन उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में आती है। तो हुआ क्या, इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडस नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन तीनों नदियों का कंट्रोल जो है दोस्तों वो पाकिस्तान को दिया गया कि आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो और इंडिया जो है इन पानी को नहीं रोक सकता। इन तीनों नदियों के पानी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, रोक नहीं सकते। इस पानी का जो फ्लो है वो एज इट इज़ बना रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हमने ये पानी रोका वहीं पर पाकिस्तान के अंदर पानी की स्कैरसिटी शुरू हो जाएगी, पानी की एक बहुत बड़ी कमी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है वो इंडिया से ही दोस्तों यहाँ पर ये जा रहा है इन 3 बड़ी नदियों के माध्यम से। चलो, तो अभी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडस, झेलम, चिनाब, ये तीनों नदियों की पावर किसको दी गई, पाकिस्तान को दी गई। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ अभी। और बाकी बची 3 नदियाँ नीचे जो आपको दिख रही हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी है, रावी, ब्यास एंड सतलज। अब इन तीनों नदियों की जो पावर है वो एब्सोल्युटली इंडिया के पास में आती हैं। ठीक है, अब ये तीनों नदियां भारत के कैटेगरी में है। भारत चाहे यहाँ पर डैम बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, चाहे कोई सा ही प्रोजेक्ट लगाएं, चाहे हम पानी को रोकें या छोड़ दें, यह हमारी मर्जी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बाकी नदियों पर, ब्यास पर, सतलज पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। रावी नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों रावी नदी से बहुत सारा पानी, अभी भी लगभग बोला जा रहा है 5 से 6% पानी सीधा पाकिस्तान में बहकर जा रहा था बढ़िया फ्लो में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल देख पाओगे, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको रावी नदी देखने को मिलती है दोस्तों, ये कहाँ से आती है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है ना, नीचे आपको पंजाब देखने को मिल जाएगा, है ना, पंजाब का ऊपर पठानकोट वगैरह देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर जम्मू देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहीं पर तीनों का बॉर्डर है, पंजाब जम्मू का बॉर्डर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये जो नदी है रावी नदी, वो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश से होती हुई आती है और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जम्मू पंजाब के बॉर्डर से गुजरती है। और यहीं पर इसी पर्टिकुलर रीजन पर एक जो प्रोजेक्ट है, एक जो डैम है या कह सकते हो एक बैरेज जो है, वो हम लोग यहाँ पर बना रहे थे। उस बैरेज का नाम है शाहपुर खंदी बैरेज। अब दोस्तों रिपोर्ट्स जो है मीडिया के अंदर पब्लिश हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि जो ये शाहपुर खांदी बैरेज है दोस्तों, लंबे समय से काम चल रहा है ना, फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। अब क्या होगा, इस बैरेज के माध्यम से जो थोड़ा बहुत पानी निकलकर सीधा पाकिस्तान में जा रहा था, पाकिस्तान उसके बेनिफिट्स उठा रहा था, अब वो पानी हम सीधा सीधा रोक लेंगे।
कुछ भी पानी दोस्तों आगे नहीं जा पाएगा, उस पानी का जो फ्लो है वो रोक दिया जाएगा। अब वो जो पानी होगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपने जम्मू कश्मीर के रीजन में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इससे दोस्तों पाकिस्तान में जो ये पानी मिल रहा था वो पानी अब नहीं मिल पाएगा, ये एक सिंपल सी बात है। जो हमारी रावी नदी है इसके 95% का वाटर तो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे थे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो 5% पानी सीधा पाकिस्तान में जा रहा था वो भी अपने साइड में रोक लिया इस बैरेज के माध्यम से। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अब जो हमने पानी रोका है इसका बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया वो 3300 करोड़ रुपए लगाकर तैयार किया गया है। उससे क्या होगा, जो पानी होगा जो हम रोकेंगे इधर, वो पानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होगा, सिंचाई के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, यहाँ पर पानी रोकने के बाद में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। लगभग 206 मेगावाट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर जनरेट की जाएगी। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, है ना। रिपोर्ट्स का यहाँ पर कहना यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इस प्रोजेक्ट से उसका फ़ायदा यहाँ पर पंजाब वाले रीजन में होगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो पहले पानी पहुँच रहा था पाकिस्तान तक वो पानी अब फाइनली रुक गया है दोस्तों, जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब वैसे पाकिस्तान इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जिसकी बात अभी हम कर रहे थे उसके तहत रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों के नदी के ऊपर जो राइट्स हैं वो भारत के हैं। भारत सारे के सारे एक्सक्लूसिव राइट्स दोस्तों यहाँ पर होल्ड करके रखता है तीनों नदी को लेकर। चाहे हम प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे हम पानी रोकें भेजें, हमारी मर्जी है, कोई बीच में नहीं आएगा। हाँ, ऊपर की जो 3 नदियां हैं इंडस, झेलम और साथ ही साथ चेनाब, इनके ऊपर हमारा इतना कंट्रोल नहीं है। इनके ऊपर कंट्रोल दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर है। मतलब हमारा मतलब कंट्रोल है, हम पानी यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, बट पानी रोक नहीं सकते, पानी का फ्लो नहीं रोक सकते, पानी का फ्लो धीमा हो जाए ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मतलब ये पाकिस्तान तक पानी प्रॉपर ना पहुँच पाए, ऐसा हमें कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख पाओगे, तो ये ध्यान रखना एक चीज़ और, ये जो 6 नदियाँ मैंने आपको बताई है ना, इनमें से ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे इंडस, झेलम और चिनाब की, तो ये तीनों नदियाँ वेस्टर्न रिवर्स कहलाती हैं। और इसके नीचे की रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों ईस्टर्न रिवर्स कहलाती हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरी ट्रीटी वगैरह समझा दी, ये पूरा मामला क्या था और अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है वो भी आपको समझ में आ गया। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट एक और आर्टिकल पर। हमारे हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल मेंशन्ड है जहाँ पर रेजिना डायलॉग के बारे में बात हो रही है दोस्तों। अभी ना एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कई सारी कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनके साथ में डिस्कशंस हुए, और वहीं पर अल्बानिया भी यहाँ पे चर्चा में आ चुका है। अल्बानिया जो कि एक देश है, तो भारत ने यहाँ पर बोला है कि हम अल्बानिया के अंदर एक डिप्लोमेटिक मिशन को ओपन करेंगे और अल्बानिया की जो खुद की एम्बेसी होगी वो यहाँ पर इंडिया में आएगी। तो भारत अपनी एम्बेसी अल्बानिया में खोलने वाला है, अल्बानिया अपनी एम्बेसी इंडिया में खोलने वाला है। इससे क्या होगा, दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन यहीं पर जो सबसे पहला काम हमें करना होगा एग्ज़ाम के लिए, फटाफट मैप उठाओ और अल्बानिया को न्यूज़ में देखना शुरू करो। मैप में कहाँ पर है, आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। एग्जामिनेशन में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ये एक ऐसा देश है जो अक्सर चर्चाओं में नहीं होता, ठीक है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो मामला मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाल ही में जो अल्बानिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं ये इंडिया में आते हैं। इन्होंने प्लान किया है कि अपनी एम्बेसी वो न्यू दिल्ली के अंदर खोलेंगे। भारत भी अपने डिप्लोमेटिक मिशन एस्टेब्लिश करेगा अल्बानिया के साथ में। अल्बानिया की जो कैपिटल है वो है तिराना, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर में। ये दोस्तों आपको यूरोप का मैप देखने को मिलेगा। ये ग्रीस है, ठीक है, ग्रीस के जस्ट ऊपर अल्बानिया है, ये इसकी कैपिटल हो गई तिराना। अब अल्बानिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो ऊपर आप देखो देखने को मिलेगा वो है मोंटेनेग्रो, देन है कोसोवो, देन उसके बाद नॉर्थ मैकेडोनिया, देन उसके बाद नीचे ग्रीस। तो ये लगभग 1 2 3 4 कंट्रीज़ हैं जो अल्बानिया के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इनका लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, अल्बानिया भारत के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देश भी है और हमें अपने रिलेशंस बना के और ज़्यादा मजबूत भी करने होंगे। रीज़न क्या है, आने वाले समय पर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर आएगा, आईमैक कॉरिडोर। अब आईमैक कॉरिडोर तो आप हज़ारों बार पढ़ चुके हैं, और मतलब इतनी बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रट गया होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा लास्ट ईयर सितंबर 2023 में जब भारत में G20 समिट हुआ था, तो ही यहाँ पर डिसाइड किया गया था एक आईमैक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत को सीधा सीधा यूरोप से हम जोड़ेंगे। और रास्ता क्या होगा, सीधा पहले तो यहाँ पे हम अपने बंदरगाह को क्या करेंगे, यूएई के पोर्ट के साथ में, यूएई के बंदरगाह के साथ में जोड़ेंगे। ये तो समुद्र के माध्यम से ये रास्ता कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हम यूएई से लेकर सीधा इजराइल के हाइफा पोर्ट तक
रेलवे लाइन बिछाएंगे। तो यहाँ पर सीधा पटरियाँ बिछा दी जाएंगी, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन को क्रॉस करके सीधा इजराइल तक यहाँ पर पटरियाँ बिछ जाएंगी। तो अगर हमें ये पटरियाँ देख पाओगे तो पटरियों से सीधा हाइफा पोर्ट कनेक्ट हो गया। अब हाइफा पोर्ट से सीधा पूरा यूरोप जुड़ जाएगा। यूरोप का यहाँ पर एक देश है ग्रीस, ग्रीस के इस बंदरगाह को हम जोड़ देंगे। तो बेसिकली यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया, तीनों के बीच में अगर कोई ट्रेड वगैरह करना है और ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो तीनों को यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर इन कंट्रीज़ को ही मिलेंगे, तो ये व्यापार हो सकेगा। तो ये कॉरिडोर की शुरुआत दोस्तों जल्दी ही होगी, ये कॉरिडोर तैयार हो जाएगा, बट इसराइल पैलेस्टीन के इशू की वजह से अभी के समय पर यह मामला रुक चुका है। ठीक है, वैसे जल्दी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये कॉरिडोर स्टार्ट होगा। अब आप लोगों को एक बात और देखनी है दोस्तों, ये जो कॉरिडोर है ये कहाँ तक जा रहा है? ग्रीस तक जा रहा है। ग्रीस एक इंपॉर्टेंट कंट्री बनेगा इसमें, क्योंकि ग्रीस का एक ही पोर्ट है जो कि सीधा यूरोप से जोड़ेगा। लेकिन ग्रीस के बगल में ही ये जो देश है ये है अल्बानिया। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है, ग्रीस के बगल में ये दिख पा रहे हो ग्रीस है, ये जस्ट ऊपर यहाँ पर अल्बानिया आपको नजर आएगा। तो ये देश इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को सीधा यूरोप के साथ में आने वाले समय पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात करेंगे, यानी कि समुद्र के माध्यम से किस किस के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये समुद्र है तो ये इटली है, इटली से यहाँ पर अल्बानिया इस प्रकार की जो बाउंड्रीज है वो यहाँ पर शेयर करता है। कैपिटल आपको बता ही चुका हूँ। बाकी अल्बानिया के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है माउंट कोराप। ठीक है, लगभग कह सकते हो हाइट है 9066 फीट की ऊंचाई पर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहाँ पर है, ये रहा वो माउंट कोराप। ठीक है, मेजर रिवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, एक है ड्रेन, दूसरी है व्लोर। तो नाम ध्यान रख सकते हो थोड़ा बहुत। कुछ मेजर झीलों की नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर झील में आता है शकोड्रा, ओहरेड एंड प्रेस्पा। ये कुछ झीलों के नाम है, लेकिन इन झील को याद रखो या ना रखो, लेकिन ये वाली जरूर ध्यान रखनी है, लेक ओहरेड। ओहरेड का नाम जरूर ध्यान रखना है। ओहरेड जो है पूरे बाल्कन कंट्रीज में से एक सबसे गहरी झील मानी जाती है, और ये ओहरेड झील कहाँ पर है? अल्बानिया के अंदर ही लोकेटेड है। अब दोस्तों दूसरे साइड से अगर आप देखोगे अल्बानिया का जो एक इम्पॉर्टेंस है, जो कह सकते हो कि इसका महत्व है भारत के लिए, वो क्या देखने को मिलता है। तो भारत और यूरोप के बीच में एक कनेक्टिविटी को ये मेंटेन करने में हमारी मदद कर सकता है अल्बानिया। भारत सीधा यूरोप से इस कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया। बाकी दोस्तों अगर आप देखोगे तो दोनों ही देश कहीं ना कहीं तेज़ी से ग्रो होने वाली इकोनॉमीज़ की कैटेगरी में आ रही हैं। तीसरी चीज़ अगर आप देखोगे, दोनों देशों का एक बहुत बड़ा कल्चरल रिलेशन है। बोला जाता है अल्बानिया में जो भाषा यूज़ की जा रही है, इंडिया में जो भाषा यूज़ की जा रही है, स्पेशली अगर आप देखोगे तो इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत के साथ में ज़्यादा मिलते जुलती है, ज़्यादा लिंक हुई भी यहाँ पर मानी जाती है। दोनों ही देश आपस में कई सारे कल्चरल या लैंग्वेज के बेसिस पर या हिस्टोरिकल टाइज को भी आपस में शेयर करते हैं, वो यहाँ पर बताया गया। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। बस क्वेश्चन बना अगर कहीं से तो इतने में से ही पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने देखा, ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया है ना, और ऐसे एक और आर्टिकल डिस्कस किया। अब जो ये आर्टिकल आपको दिख रहा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे का जो ये बैकग्राउंड डेटा है, ये ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे डेटा को आपको एक कंपाइल करके पूरे पीडीएफ में तैयार करके दिया जाता है, और ये जो पीडीएफ होता है ये प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, यानी कि आप इसका प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। इस ग्रुप में ज्वाइन होने से दोस्तों आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है। दूसरा, पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में मिलता है। तीसरा, इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। सिक्योर कहने का मतलब है जैसे स्टोरेज का इशू नहीं है, भाई कैसे कलेक्ट करके रखें, कैसे ना कलेक्ट करें, कलेक्शन का एक इशू रहता है, तो आप सारे पीडीएफ डेट वाइज पड़े हुए हैं। चौथा, इसका सारा बेनिफिट है। पांचवा बेनिफिट दोस्तों, अगर आप आज भी ग्रुप ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आज से पीडीएफ मिलेंगे, सारे पुराने पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, डेट वाइज मिलेंगे, तो वहाँ पर आपकी एक आसानी हो जाती है। छठा, सर्चिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, और गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो बेनिफिट्स है वो भी आगे मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर बस मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा जिस पर आप पेमेंट कर पाओगे। और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो, भाई इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, मेरे को किस तरीके से बेनिफिट होगा। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं।
ना दोस्तों, हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। हमारा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, प्लीज़ जिसको आप यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, यहीं पर हम लोगों ने एक आर्टिकल और लिया हुआ है डाउन टू अर्थ मैगजीन से। एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, एग्जामिनेशन में कई बार डाउन टू अर्थ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट, ये सभी को पता है, सभी जगह पर इसका बहुत यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक न्यूज़ चर्चा में है, बोला जा रहा है कि जो ईस्ट अफ्रीका है वो अपने ग्लेशियर्स को, अपने जो बर्फीले पहाड़ है उसको खो रहा है। और अभी आप देखोगे, स्पेशली किलिमंजारो की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो बर्फ़ है वो लगातार पिघलती चली जा रही है। रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय पर हमें फेस करने को मिलेगी। तो यही बेसिकली पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। हाल ही में एक जर्नल है, अब देखो जर्नल के नाम वगैरह ध्यान नहीं रखने होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक स्टडी पब्लिश होती है जर्नल के अंदर एनवायरमेंटल रिसर्च में, जिसमें बताया गया ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फीले पहाड़ हैं, वो लगातार अपनी तेज गति से पिघलते चले जा रहे हैं। तो अगर आप ईस्ट अफ्रीका में देखोगे, कहोगे अफ्रीका में भी बर्फीले पहाड़ हैं, बिल्कुल। अफ्रीका में स्पेशली जब हम लोग ईस्टर्न साइड की बात करते हैं, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, हम लोग इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं ईस्टर्न साइड की। इस वाले साइड में अगर आप दोस्तों देखोगे तो बहुत सारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और उनका क्या हो रहा है? डी ग्लेशिएशन आज के समय पर देखने को मिल रहा है, यानी कि वो ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है। और बर्फ़ पिघलने की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा? इस डी ग्लेशिएशन का सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा दोस्तों कि पहली बात बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, दूसरा यहाँ पर जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ेगा, क्योंकि इन ग्लेशियर्स का जब बर्फ़ पिघलेगा तो वो पानी जाएगा कहाँ? वो घूम फिर के समुद्र में तो गिरेगा, तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा। अब समुद्र का स्तर बढ़ने से जो साइड में समुद्र के किनारे जितने भी देश हैं वो आसपास के डूबने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ेगा इसलिए। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर दोस्तों हमको देखने को मिल सकती हैं। जब बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स की, तो हमारे अफ्रीका में, स्पेशली ईस्ट अफ्रीका में देख पाओगे तो माउंट कीनिया है। माउंट कीनिया के अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको रेंजोरी रेंज देखने को मिलेगा, उसके अलावा किलिमंजारो देखने को मिलेगा, तांजानिया में है, ठीक है। तो माउंट कीनिया केनिया में है, और उसके बाद ये वाला पहाड़ आपका युगांडा में है, उसके अलावा किलिमंजारो तांजानिया में है। इस तरीके से यहाँ पर लोकेशंस आपको नजर आएंगी। तो ये बर्फीले पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो आज के समय पर पिघल चुके हैं, और पिघलने की जो गति है वो काफ़ी तेज़ है, जो आने वाले समय पर भविष्य में एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम अफ्रीका के माउंटेन्स को हटाएं, कुछ और हाई माउंटेन रेंजेस, साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स आपने सुने होंगे, इंडोनेशिया के सुंदरबन के रेंज के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ पर भी जो ग्लेशियर्स है वो दोस्तों वो भी यहाँ पर पिघल रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स आज के समय पर दुनिया भर में बढ़ रही है। रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज, यानी कि टेम्परेचर, जो हमारा तापमान है उसका बढ़ना, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट, अब यहीं पर ना देखो, ये एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे आपसे प्लेसेस को लेकर सवाल बन सकता है। इन माउंटेन्स की लोकेशंस पूछी जा सकती हैं, जैसा यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। तो जब हम लोग बात करते हैं ईस्ट अफ्रीका की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा माउंटेन आता है रोएंजोरी रेंज। तो ये जो सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं, इसमें माउंट स्टैनले, माउंट स्पीक, माउंट बेकर हैं, ये सब युगांडा में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फैले हुए हैं। फिर बात करते हैं किलिमंजारो की, तो ये तांजानिया में फैला हुआ है। कीनिया की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, कीनिया में स्पेशली ये जो इस माउंट कीनिया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अवेलेबल हैं, तो उसमें ग्लेशियर में एक आता है क्रेडनर ग्लेशियर, फिर आता है फोर्ट वैंगलर ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर्स अफ्रीका में प्रेजेंट हैं, और इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है माउंट किलिमंजारो, जिसको लेकर कई सारे वनडे एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन अगर बन जाए माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तो बता देना भाई तांजानिया के अंदर में लोकेटेड है। प्लस एक डॉर्मेंट वॉल्केनो भी, एक ज्वालामुखी का भी यहाँ पर ये काम करता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, पूरे अफ्रीका में सबसे ऊंची पीक, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचा पहाड़ यही है, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और बस इतना ही यहाँ पर ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है। तो IISc के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नया सिंथेटिक एंटीबॉडी को डेवलप किया, और ये एंटीबॉडी क्या करेगा? ये डेडली स्नेक बाइट को न्यूट्रलाइज करेगा। कई बार क्या होता है, सांप के काटने की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है, और दोस्तों इंडिया में या दुनिया भर में देखोगे तो सांप के काटने की वजह से हज़ारों मृत्यु हो रही हैं। इंडिया में बात करूंगा तो हर साल 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है केवल और केवल सांप के काटने की वजह से। तो ऐसे यहाँ पर जो स्नेक बाइट का टॉक्सिन है, जो ये जहर है,
इस जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वहीं पर रोकने के लिए एक सिंथेटिक एंटीबॉडी को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, काम चल रहा है उसके ऊपर, वैसे तैयार हो भी चुका है। तो एक जो सिंथेटिक एंटीबॉडी है दोस्तों, इसको डेवलप किया गया है ताकि इस प्रकार के सांप के जहर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए या वहीं पर रोक दिया जाए। और स्पेशली हम ऐसे वाले सांपों की बात कर रहे हैं जिसके जहर से इंसान बचता ही नहीं है, जिसमें आ जाता है कोबरा, किंग कोबरा, करेट, ब्लैक माम्बा। तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक स्नेक्स माने जाते हैं। इनके अंदर में बहुत खतरनाक जहर है कि भाई काटने के बाद इंसान कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पे चल बसता है। तो ऐसे जहर को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है, और उसी के लिए दोस्तों इस प्रकार के एंटीबॉडी को यहाँ पर तैयार किया गया है। अब इस एंटीबॉडी को कैसे तैयार किया गया, ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। दोस्तों पहले क्या होता था, मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कैसे एंटीबॉडीज़ बना रहे थे। तो उसके लिए अगर आप एग्जैक्ट एक मेथड देखोगे तो होता यह था कि अगर हम जहर को काटने के लिए कोई दवा, कोई एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सांप का जहर लेने के बाद में उस सांप के जहर को इंजेक्शन के माध्यम से, जो घोड़ा होता है, हॉर्स हो गया, पोनीज हो गया या म्यूल्स हो गया, जिसको खच्चर बोलते हैं, उनके अंदर में दोस्तों ये जहर डाला जाता था। और जहर डालने के बाद में जब उनकी बॉडी रिएक्ट करती थी तो दोस्तों उनके बॉडी से, उनके ब्लड से उस एंटीबॉडी को कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, कि हाँ वो एंटीबॉडी कहीं ना कहीं इस जहर को मात दे सकती है। ऐसे काम करते थे पहले। लेकिन दोस्तों एनिमल्स जो हैं, इनके अंदर कभी बैक्टीरिया और वायरस भी इनके लाइफ टाइम में कभी कभी इनको हो जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है एक नई बीमारी पैदा हो जाए, तो हमारे लिए चिंता वाली बात थी। तो इस वजह से वो वाला जो मेथड था, वो वाले मेथड को बाईपास करके हुआ क्या, जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो ह्यूमन ड्राइव्ड सेल्स हैं, ठीक है, एक मानव की कोशिकाएं स्पेशली जो हैं, उन सेल लाइंस का इस्तेमाल किया है इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो एंटीबॉडी है, जो स्पेशली यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी से तैयार की गई है, ह्यूमन से तैयार की गई है। तो इस एंटीबॉडी की अगर हम बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो कि स्नेक यानी सांप के जहर को ये मात दे सकता है। और बोला जा रहा है काफ़ी इफेक्टिव भी है, यानी एक इंसान को सांप काट भी लेता है और कुछ मिनट हो जाते हैं, 10-15 मिनट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर आप ये कह सकते हो एंटीबॉडी देते हो तो उसको वो बचाने में कामयाब रहेगा। अब अगर हम इस पूरे टॉपिक को साइड में कर दें, एग्जामिनेशन में आपसे इतना कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस टॉपिक से संबंधित आपसे काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है कि हमें अगर आज के समय पर देखना हो तो स्नेक बाइट कितना बड़ा मुद्दा है, तो उसके लिए आपके पास में एक प्रॉपर स्टैट, प्रॉपर डेटा होना चाहिए। तो दोस्तों स्नेक बाइट का केसेस का पूरा डेटा देखोगे तो इंडिया आज भी सबसे आगे है। भारत में वैसे भी स्नेक की 300 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, और उनमें से 60 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वेनेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा जहरीली मानी जाती हैं। और हमारा स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि इंडिया में हर साल लगभग 58,000 लोगों की जान जाती है सांप के काटने की वजह से, जिसमें से सबसे ज़्यादा जानें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जा रही हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि अपने आप में ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसे ही पर्टिकुलर मैटर को या इस पूरे मुद्दे को हम स्नेक एनवेनमिंग का नाम देते हैं, जहाँ पर सांप के जहर की वजह से इंसान की जान जा रही होती है। और ऐसे केसेस अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इन सब में भी देखने को मिलते हैं, बट इंडिया में भी कई सारे ज़्यादा केसेस यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं। पता है होता क्या है, बहुत सारे जो स्नेक बाइट विक्टिम्स होते हैं, यानी जिनको सांप काट लेते हैं, वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जो कंट्रीज़ अभी भी यहाँ पर डेवलप आगे हो रही हैं, डेवलप्ड बनने का उनका बेसिकली मेन टारगेट है। बट होता यहाँ पर दोस्तों यह है कि इस स्नेक एनवेनमिंग की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में बात करेंगे केवल भारत में तो लगभग 50 से 58 हज़ार लोग की जान जा रही है हर साल। लेकिन पूरे दुनिया की बात करेंगे तो दोस्तों 80,000 से लेकर 1,40,000 के आसपास लोगों की जान जा रही है। तो आप इमेजिन करो, आप ये इमेजिन करो कि 1,40,000 जानें स्नेक के काटने की वजह से पूरे दुनिया में जा रही हैं हर साल। और इन 1,40,000 में से केवल नहीं कह सकते यहाँ पर, इनमें से कह सकते हो कि 1,40,000 में से 50 से 58,000 केवल और केवल भारत से यहाँ पर ये पूरा मामला निकल कर आया। तो अब इमेजिन करो इंडिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर इसको हम देख सकते हैं, इस स्नेक बाइट के केसेस को, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, भारत में 300 से ज़्यादा स्नेक की स्पीशीज़ है, जिसमें से 60 या 62 से ज़्यादा बहुत खतरनाक स्पीशीज़ यहाँ पे मानी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हर साल, जैसे मैंने डेथ वगैरह के बारे में भी ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ये डेटा WHO का है। और आपको पता होना चाहिए, जो ये स्नेक एनवेनमिंग का केस है, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये एक तरीके से हम लोग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के तौर पर इसको देखते हैं। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कौन सी होती हैं दोस्तों? ये वो वाले इन्फेक्शन होते हैं जिसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जा रहा है,
लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली काफ़ी सारे डेवलपिंग रीजन में, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका में यहाँ पर फैला हुआ है। और जो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं, बीमारियाँ होती कैसे हैं? ये बीमारियाँ होती हैं पैथोजन से, जैसे में कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब चीज़ों की वजह से बीमारियाँ होती हैं। और दोस्तों ये जो बीमारियाँ हैं, इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए या प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए कोई फंडिंग वगैरह प्रॉपर हो ही नहीं रही है। इस वजह से दोस्तों यहाँ जैसे मैंने बोला कि इनके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसीलिए इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ यही बीमारियाँ दुनिया भर के लिए खतरा पैदा हो रही हैं। और अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, इसमें आ गया स्नेक बाइट एनवोमिनेशन, जैसे मैंने अभी हम डिस्कस किया, स्केबीज, यॉस, ट्रकोमा, लेशमेंसिस। लेशमेंसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, बट इसको कभी सर्च करके ही मत देखना। अगर आप सर्च करके देखोगे देख नहीं पाओगे, इतने डिस्टर्बिंग फोटोज़ यहाँ पे आपके सामने आएंगे। फिर चागास डिजीज़, इस प्रकार की बीमारियाँ हैं जिसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान हम नहीं दे रहे हैं, वही हमारी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कहलाती हैं। ठीक है, आज ना बीमारियों को लेकर बहुत सारे आर्टिकल हैं, अभी हमने यह डिस्कस किया स्नेक एनवेनमिंग। अब दूसरा देखो, इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर पब्लिश किया है कि भैया साल 2023 के अंदर भारत ने अपना टारगेट हिट किया है काला अजर वाली बीमारी को ख़त्म करने के लिए। पहली बार हम अपना टारगेट हिट कर रहे हैं कि हम काला अजर बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, एक टारगेट हिट हो रहा है तो इस वजह से एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्ट पहले हम यही बात करेंगे, आखिरकार ये काला अजर का मामला है क्या। पहली चीज़ दोस्तों, न्यूज़ यही है कि हाल ही में इंडिया ने एक टारगेट बहुत बड़ा हिट किया, जहां पे बोला जा रहा है कि ऐसा पहली बार 2023 में नजर आया कि भाई 10,000 में से केवल एक व्यक्ति के अंदर में या एक से भी कम व्यक्ति के अंदर में ये काला अजर के केसेस नजर आए। यानी भारत के अंदर में काला अजर की बीमारियां पूरी तरह से कंट्रोल हो चुकी है। काला अजर पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत तेजी से कम हुआ है। तो हमारे पास में डेटा है कुछ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम के तहत अगर हम डेटा देखते हैं तो बताया जा रहा है कि 2022 में भी आप देखोगे तो लगभग 891 केसेस थे, 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। और अभी यहाँ पर ये मृत्यु जो है वो कम होती चली गई हैं। ठीक है, फिर वो मृत्यु और ज़्यादा कम हो गई, केसेस कम होते हुए चले गए। तो आज हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर बीमारी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और ये डेटा मैंने कहाँ से लिया? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम से। अभी हमने जैसे बोला अभी, तो ये प्रोग्राम क्या है ज़रा ये जान लेते हैं। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसका मेन मकसद है वेक्टर से फैलने वाली बीमारियां, मच्छरों से फैलने वाली जो बीमारियां हैं बेसिकली, उनको यहाँ पे कंट्रोल करना। अब मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला अजर, लिम्फेटिक फिलेरिसिस, ये सब मच्छरों से फैल रही बीमारियां। इनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसका मेन टारगेट यही है कि इन बीमारियों को हम यहाँ पर ख़त्म कर सकें। और अभी यहाँ पर मेन टारगेट मलेरिया, लिम्फेटिक फिलेरिसिस और काला अजर को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। अब बात कर लेते हैं काला अजर के बारे में। तो काला अजर भी एक प्रकार की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। अब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होती हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा देशों के ऊपर इस पर्टिकुलर बीमारी का एक इम्पैक्ट नज़र आता है। ये बीमारी होती कैसे है? तो इसके पीछे का रीज़न है एक पैरासाइट जिसका नाम है लेशमेनिया। लेशमेनिया पैरासाइट की वजह से दोस्तों ये जो पूरा इन्फेक्शन है वो यहाँ पर हमको फैलता हुआ नजर आता है। अब ये जो काला अजर बीमारियां हैं और ऐसी बीमारियां जो और भी बहुत सारी हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, ये बीमारियां अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अब दुनिया भर में अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो दोस्तों बताया जाता है कि लगभग 149 देशों के अंदर में इन बीमारियों का, इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का एक बहुत बुरा असर है, जिसमें से कई सारे लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। इसमें से कई सारी खतरनाक बीमारियां जैसे लेशमेनियासिस सबसे सीरियस डिजीज़ है, सबसे सीरियस डिजीज़, जहां पर एक इंसान का जो चेहरे का फिगर है या जहां पर बीमारी हो जाए स्किन पर, वो फिगर ही बेकार हो जाता है दोस्तों। पूरी स्किन यहाँ पर बेकार हो जाती है। मतलब ये फोटोज़ हैं वो देख ही नहीं सकते आप, इतनी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्बिंग है। उस चक्कर मैंने लगाया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ये काला अजर वाली जैसी बीमारियाँ हैं, ये फैल कैसे रही हैं? सैंड फ्लाई बाइट्स की वजह से यहाँ पर फैल रही हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात आ रही है यहाँ पर कि जो ये काला अजर बीमारी है दोस्तों, ये किसी इंसान को होती है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? एक तो बुखार हो जाता है, शरीर तेजी से घटने लगता है यानी वेट लॉस होता है, जो स्प्लीन है उसमें सूजन आ जाती है या लीवर में सूजन आ जाती है। फिर फर्टिलिटी की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर फर्टिलिटी रेट इसका खतरनाक है। अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता है काला अजर का तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। फिर अब काला अजर का ट्रीटमेंट क्या है?
तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में कुछ इंजेक्शन अवेलेबल है, स्पेशली यहाँ पर लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी करके यहाँ पर एक इंजेक्शन अवेलेबल है जिसका यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये सरकार के कुछ इनिशिएटिव हैं जिसके माध्यम से हम अलग अलग बीमारियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली काला अजहर को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ पर इनिशिएटिव आप एक बार पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपने कितना ज़ोर मारने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। बाकी इंडिया में अगर आप देखोगे तो एलिमिनेशन की कगार में है, क्योंकि अब काला अजहर के केसेस बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, नील के बराबर आ रहे हैं। तो जल्दी यहाँ पर इसको पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इंडिया से काला अजहर खत्म हो चुका है। वैसे ज़्यादातर काला अजहर भारत में जो नज़र आ रहे हैं अभी भी वो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से हमको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने अपने टारगेट्स को काफ़ी अच्छे से अचीव किया। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर इन केसेस को इन्होंने रोकने की कोशिश की। समझ गए? चलिए अब इस आर्टिकल को भी साइड करते हैं। एक और आर्टिकल ये भी हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ही है, इसकी चर्चाएं भी हुई हैं। प्रीमियम आर्टिकल है और रेलिवेंट आर्टिकल है। क्योंकि रेलिवेंट आर्टिकल क्यों है दोस्तों, पहले ये न्यूज़ समझो। हुआ यहाँ पर यह है कि दुनिया भर की कंट्रीज़ जो हैं आज के समय पर सभी प्रकार की बीमारियों को ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं। इनमें से एक और जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है गिनिया वॉर्म डिजीज़। इसको यहाँ पर ख़त्म करने की जो रेस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, यानी कि दुनिया भर की कंट्रीज़ इस बीमारी को ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, और ख़त्म करना ज़रूरी भी है। इससे खतरनाक कुछ, इस बीमारी से खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता। जहाँ पे शरीर में दोस्तों कीड़ा बन जाता है और फिर वो मतलब कह सकते हो कि खाल काट के बाहर आने लगता है। मैं अभी आपको कुछ इसके बारे में बताऊंगा आगे। तो स्पेशली आज के समय पर बात हो रही है ऐसे कंट्री, फॉर एग्जांपल साउथ सूडान हो गया, माली हो गया, गिनिया हो गया, जहाँ से ये बीमारी पैदा हुई है सबसे पहले। ये सब कंट्रीज़ कहीं ना कहीं एक समय पर बहुत ज़्यादा जानी करती थी इस बीमारी की वजह से। ये बीमारी इन देशों में एक समय पर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बट इनका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है जिसकी वजह से इन्होंने इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति पा ली है। लेकिन अभी भी अफ्रीका के अंदर 2 देश ऐसे हैं जैसे चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। दोनों देश अभी भी दोस्तों इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, इस बीमारी के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो हुआ ये कि हाल ही में WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रॉपर डेटा पब्लिश किया और बताया यहाँ पर जो गिनिया वॉर्म डिजीज़ है इसको लेकर एक बहुत बड़ा सुधार हमने अपने दुनिया में देखा है, जिस वजह से चर्चाएं हो रही हैं इस डिजीज़ के बारे में। अब एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये है क्या बीमारी? ये भी दोस्तों एक प्रकार की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। अच्छा हुआ मैं आपको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होती है वो पहले ही बता चुका हूँ। अब दोस्तों ये होती कैसे है? यहाँ पर एक पैरासाइट की वजह से हो रही है जिसका नाम है ड्रैकोनक्यूलस मेडिंसिस। तो इस पैरासाइट की वजह से बीमारी फैलती है। अब ये कीड़ा अगर आप देखोगे, या फिर जो वॉर्म जो होता है, छोटा सा केंचुआ जैसा कीड़ा आपको ये देखने को मिलेगा, ये ना पानी में फैलता है और गंदे पानी में स्पेशली देखने को मिलेगा। और वो गंदा पानी अगर कोई व्यक्ति पी लेगा तो वो कीड़ा सीधा यहाँ पर उसके बॉडी में पहुँचेगा, और पहुंचने के बाद में पूरे ऑर्गन्स को यहाँ पे ख़त्म करते हुए, ऑर्गन्स को काटते हुए, क्योंकि पहले तो पता नहीं चलेगा, लगभग 1 साल तक वो कीड़ा पूरे बॉडी में बनता चले जाएगा, फैलता चले जाएगा, बड़ा होता चले जाएगा। और फिर उसके बाद में 1 साल बाद लगभग बिल्कुल नीचे जाके पैर में से छेद करके यहाँ पर बाहर आना शुरू कर देता है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर गिनिया वॉर्म डिजीज़ के अंदर में मेंशन किया हुआ है। इस तरीके के यहाँ पर फोटोज़, मैंने रियल फोटोज़ नहीं दिखाए कि ये तो बेसिकली यहाँ पर एक कार्टून वाला फोटो आपको देखने को मिलेगा, तो ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, बट रियल फोटोज़ भी अवेलेबल हैं आज के समय पर गूगल पर, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। ठीक है, फिर अफेक्टेड रीजन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर बीमारी है दोस्तों, स्पेशली जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर में ज़्यादा बुरा असर इसने डाला है अफ्रीका के अंदर में, जिनके पास में प्रॉपर साफ़ पीने का पानी नहीं है ना, साफ़ पीने पानी का कोई ज़रिया नहीं है, गंदा पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो उनमें सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिली है। तो एक प्रकार की ये ह्यूमन डिजीज़ है, जो कि स्पेशली अगर आप देखोगे एनिमल्स को या ह्यूमंस को, दोनों को यहाँ पर हो सकती है, या फिर किसी जानवर के अंदर अगर ये गिनिया वॉर्म प्रेजेंट ऑलरेडी, उस जानवर को खा लिया जाए तो उसकी वजह से बीमारी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अब गिनिया वॉर्म वाले केसेस में सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? अब स्टार्टिंग में अगर ये गिनिया वॉर्म शरीर के अंदर पहुँच जाए, ये जो वॉर्म है, ये जो कीड़ा है, तो स्टार्टिंग में तो कोई सिम्टम नज़र नहीं आते, लेकिन 1 साल बाद यहाँ पर धीरे धीरे कह सकते हो कि शरीर के अंदर में एक जलन सी पैदा होनी शुरू होती है, स्पेशली पैरों के अंदर में। और फिर उसके बाद में जो ये कीड़ा है, जो ये वॉर्म है, ये स्किन में से, इस खाल में से सीधा काट के बाहर आने लगता है। ये आप लोग देख पाओगे। तो ये पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर बीमारी का सिनेरियो है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। क्या कोई इसका उपाय है? नहीं, यहाँ पर कोई भी जो ड्रग है, कोई भी दवाई इसके लिए अवेलेबल नहीं है जो इसको ट्रीट कर सके। कोई भी वैक्सीन यहाँ पे आज के समय पर अवेलेबल नहीं है। बस एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन हैं वो थोड़ा सा दर्द को और सूजन को कम कर पाती हैं।
प्रिवेंशन की बात करेंगे, यानी इस बीमारी को रोका कैसे जाए, क्योंकि अभी भी वैसे तो ख़त्म हो चुकी है, अभी भी कुछ कंट्रीज़ में बीमारी पाई जा रही है, वही तो इस आर्टिकल ने समझाया हमें। तो उसको रोकने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें पीने के पानी का बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि फ़िल्टर करना पड़ेगा, उस पीने के पानी को साफ़ करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्लॉथ यानी कपड़ा यूज़ कर सकते हो, क्लोरिनेशन कर सकते हो, या फिर पानी का एक सिंपल उपाय भाई उबाल के पियो। उबाल लो, उसके बाद में सारे कीटाणु मर जाएंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लो फिर पी लो। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है पानी पीने का। ऐसा करना चाहिए आज के समय पर स्पेशली सभी लोगों को। अब बात आती है यहाँ पर दोस्तों, जो ये गिनिया वॉर्म डिजीज़ है, इसका करंट स्टेटस क्या है, आज के समय की स्थिति क्या है। तो बोला जाता है कि लगभग 1980 के समय पर 3.5 मिलियन केसेस, आप इमेजिन करो इतने केसेस, 30-35 लाख से भी ज़्यादा केसेस इस बीमारी के नज़र आ रहे थे। बट ये कम हो चुके हैं अब। 2021 में केवल 14 केस थे, 2022 में केवल 13, और अभी 2023 जो हमारा निकला है केवल 6 केसेस यहाँ पर पाए गए। हमें क्या करना है, हमें ये केसेस पूरी तरह से ख़त्म करने हैं। इंडिया ऑलरेडी दोस्तों इस बीमारी को अपने देश से ख़त्म कर चुका है 1990 में। 1990 में जब ये बीमारी इंडिया से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, तो 2000 में ईयर 2000 की बात कर रहे हैं, ईयर 2000 में भारत को ये सर्टिफिकेट मिल चुका था, इस गिनिया वॉर्म डिजीज़ फ्री सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, कि भारत अब इस बीमारी से मुक्त हो चुका है। ठीक है, अब यहीं पर एक आर्टिकल में इसमें मेंशन भी कर रखा है भाई हमें कुछ और करने की ज़रूरत है अगर इस बीमारी को ख़त्म करना है। तो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ भाई जो साफ़ पानी पीने का जुगाड़ है वो बनाना पड़ेगा हमें, है ना। ये करना होगा, इसके लिए प्रोग्राम चलाने होंगे, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में कोलैबोरेट करना होगा, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ में कोलैबोरेट करना होगा, तभी दोस्तों ये मैटर सुलझ पाएगा। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आने वाले समय पर बढ़ जाएगी कम होने की बजाय। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रिवेंशन के लेने हमेशा से ज़रूरी है। क्लियर हो गया आपको, मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें आज के समय पर न्यूज़ में है ना, और स्पेशली यहाँ पे आज डिजीज़ ही डिजीज़ चर्चा में थी, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे हो या ना हो हमें डिस्कस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो हम फिर भाग नहीं सकते, है ना। ना दोस्तों आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन में। तो आज हमारे पास में 4 एडिटोरियल हैं। आज के न्यूज़पेपर के सारे एडिटोरियल लगभग इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे बात की जा रही है चिलिंग इफेक्ट के बारे में, जैसे मैंने बोला लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इस आर्टिकल को राइटर ने लिखा हुआ है। फिर बात करेंगे स्पेस प्रोग्राम की बात करेंगे। उसके बाद अभी हमने एक आर्टिकल छोड़ा था कि भाई एफडीआई सेक्टर का जो एक इंपॉर्टेंट रोल है स्पेस में वो क्या होने वाला है। रेजिना डायलॉग क्या है वो जानेंगे। फिर एमएसपी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चारों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के साथ में, अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम टू लव। देखो चिलिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है। चिलिंग इफेक्ट मतलब भाई किसी मुद्दे में अगर चिलिंग इफेक्ट हो रहा है यानी कि उसकी जो फ्रीडम है वो छीनी जा रही है। ठीक है, उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है, ये बेसिकली यहाँ पर मैटर है। अब न्यूज़ क्या है, क्योंकि यही जो हमारा एडिटोरियल दोस्तों इसी को यहाँ पर इसकी सारी कटिंग्स ये लगा दी गई हैं, आप लोग देख पाओगे तो अच्छे से आपको हर एक एस्पेक्ट समझ में आएगा। राइटर हमारे बोलते हैं कि भैया 7 फरवरी 2024 की बात है, उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड बिल 2024 को कर दिया पास। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया जा रहा है। सिंपल सी बात है कि भाई जितने भी रिलीजियस लॉज हैं भारत के अंदर में, या स्पेशली अभी उत्तराखंड में लागू होगा, तो उत्तराखंड के अंदर जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं वो अपने धर्म के अनुसार चल रहे होंगे। स्पेशली धर्म के जो कानून हैं, रिलीजियस लॉज हैं, उनको फॉलो कर रहे होंगे। तो उन सब रिलीजियस लॉज को ख़त्म कर दिया जाएगा, उन ख़त्म करके सबके लिए एक कॉमन लॉ लेकर आया जाएगा। उसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। सिंपल बात है, आप कई बार पढ़ चुके हो, ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसमें। अब क्या हुआ, उत्तराखंड में ये बिल दोस्तों पास हो गया। अब पास हुआ तो इस बिल को बहुत डिटेल से राइटर ने पढ़ा। तो इस बिल के अंदर शादी को लेकर, अपने प्रॉपर्टी को लेकर तो सारी चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है उतना। अब राइटर बोलते हैं जब इस बिल को ध्यान से पढ़ा गया तो इसमें दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, शादी से पहले जब यहाँ पर जो गर्ल और बॉय हैं वो आपस में साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए कि वो लाइफ में आगे कंपैटिबल रहेंगे साथ में या नहीं रह पाएंगे, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर वो आपस में शादी से पहले एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिव इन रिलेशनशिप है इसके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा कमर कस दी है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड ने, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल लगा दिया। राइटर बोलते हैं कि इतना ज़्यादा इस पर सख्ती कर दी है कि कहीं ना कहीं ये अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसके लिए क्राइम के तौर पर देखने को मिल जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं अपराध भी हो जाएगा, क्योंकि एक्शन ले लिया जाएगा दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे।
सिंपल सी बात है कि अगर कोई यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, इस लॉ के पास होने के बाद क्या होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए उसको रजिस्ट्रार के पास में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देना होगा। अपने आपका जो ये लिव इन रिलेशनशिप का मैटर है उसको रजिस्टर करवाना होगा वहाँ पे। अगर रजिस्टर नहीं करवाया तो यहाँ पर पुलिस एक्शन ले सकती है इनके खिलाफ में। अब राइटर यही बोलते हैं कि भाई आपने इस मैटर के ऊपर में इतना ज़्यादा शिकंजा कस दिया कि कहीं ना कहीं इससे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो ऑटोनॉमी है, उसकी जो पावर है, उसका वॉयलेशन हो रहा है। उसके जो राइट्स हैं, आर्टिकल 21 है, जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका वॉयलेशन हो रहा है। ये राइटर यहाँ पर बोलते हैं। अभी तो उन्होंने बस खाली ओवरव्यू दिया स्टार्टिंग में। अब ये इस बिल के इस प्रोविजन को डिटेल से समझाएंगे कि आखिरकार मैटर है क्या। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस बिल के अंदर में बोला गया कि जो लिव इन पार्टनर होंगे, उन लिव इन पार्टनर को अपना पूरा स्टेटमेंट पूरी तरह से रजिस्ट्रार के पास में सबमिट करना होगा। ठीक है, एक रजिस्ट्रार के पास में वो सारा डेटा सबमिट करना होगा और रजिस्ट्रार के पास में पावर है कि वो उस स्टेटमेंट को एग्जामिन करे और उस रिलेशनशिप को लेकर एक इंक्वायरी भी बैठा सकता है वो। तो भाई बिल इतनी ताकत दे रहा है रजिस्ट्रार को। फिर इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखो कि जो ये पार्टनर्स हैं, इन पार्टनर को कहीं ना कहीं अपना एक पर्सनल अपीयरेंस देना होगा, रजिस्ट्रार के पास में जाना होगा, अपने आप का सर डेटा है वो सबमिट करना होगा। और सब कुछ सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रार के पास में ये भी पावर है कि वो इस रिलेशनशिप को रजिस्टर करने से मना कर दे कि भाई हम लिख ही नहीं रहे, आप नहीं रह सकते। समझ गए? तो राइटर ने ये बोला, यानी रिलेशनशिप का टर्मिनेशन भी हो सकता है, वहीं पर उसको खत्म भी किया जा सकता है। तो इस बिल के अंदर में ये हुआ। अब राइटर बोलते हैं ये तो डेंजरस है ही। दूसरा जो डेंजरस फीचर इस बिल में ऐड किया गया है वो है क्रिमिनल पेनल्टी। अब ये क्रिमिनल पेनल्टी क्या है दोस्तों? बोला गया कि भैया अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उसने अपना स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, रजिस्ट्रार के पास में इसको रजिस्टर नहीं करवाया, तो वो जो कपल है वो यहाँ पर सजा का भागीदार बनेगा। या वो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करता है, छुपाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है वो सारी डिटेल पुलिस स्टेशन भेज देंगे, बाकी का मैटर पुलिस वाले संभाल लेंगे। तो ये दोस्तों इस बिल के अंदर मेंशन किया गया। अब राइटर बोलते हैं कि आज की सोसाइटी में जो लिव इन पार्टनरशिप है, इसको देखोगे तो इसमें नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं। आपने यहाँ पर पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, तो इससे जो कपल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन रिलेशनशिप में आने से डरेंगे। और जो ये लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज के समय पर डाउन चला जाएगा। इतने सारे रेगुलेशंस इसके ऊपर लगा दिए गए हैं और ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर कुछ टाइम लिमिट है, लगभग 1 महीने की लिमिट बताई गई है। यानी कि अगर कोई यहाँ पर कपल आपस में लिव इन रिलेशनशिप में आया है, शादी से पहले साथ में रह रहे हैं, तो लगभग 1 महीने होने के बाद में यहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें रजिस्टर करवानी होगी। ठीक है, इस प्रकार की रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना होगा, अपना जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो सबमिट करना होगा। और अगर सबमिट नहीं किया इस 1 मंथ की लिमिट के बाद में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। अब राइटर ने क्या बोला, अब यहाँ पे असल इन्होंने कहानी शुरू की। राइटर ये बोलते हैं कि भाई ये जो काम किया गया इस बिल के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं लोगों के डिसीजन के ऊपर में रोक लगा रहा है, लोगों की जो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स हैं उसके ऊपर रोक लगा रहा है। और जो ये एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स का राइट मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये राइट मिल रहा है आर्टिकल 21 के तहत। आपको पता है ना भाई, मौलिक अधिकार की जब बात हो रही है तो आर्टिकल 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट है, उसमें आर्टिकल 21 भी फंडामेंटल राइट है। तो ये जो बिल है ये लिव इन रिलेशनशिप को टारगेट करते हुए क्या कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का वोलेशन करता हुआ नजर आ रहा है। अब राइटर ने बोला यहीं पर ना एक सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है, वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। अब होता क्या है, कई बार जो कपल हैं, जो ऐसे कपल हैं जो इंटर कास्ट हैं, दोनों की कास्ट अलग है, या इंटर रिलीजियस हैं, दोनों के रिलीजन अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। अगर यहाँ पर ऐसा कोई केस निकल कर आया कि भाई वो लिव इन में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको एक सीवर हैरासमेंट फेस करना पड़ सकता है। और ऑलरेडी इस प्रकार के यहाँ पर जो सोसाइटी के अंदर जो स्टिग्मा है वो यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। ये जो कपल हैं दोस्तों, ये अक्सर वैसे भी यहाँ पर वायलेंस को फेस करते हैं, हिंसा होती है इनके साथ में, कई बार ऑनर किलिंग्स यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर इस प्रकार के इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस होती हैं वो ऑलरेडी बहुत कुछ फेस करती हैं सोसाइटी में। बट यहाँ पर
अब क्या होगा, इस लॉ के माध्यम से ये जो कंडीशन है इसमें और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर राइटर ने बोला। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है कि भैया कोई तीसरा व्यक्ति जाकर भी कह सकता है इस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कि भैया इसके ऊपर इंक्वायरी करो। तो यहाँ पर आपने ज़रूरी है कि आप यहाँ पर इसका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं रजिस्ट्रार के पास में। नहीं करवाएंगे तो एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन क्या होगा मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब राइटर ने यहाँ पर बोला कि ये जो पूरा मैटर हुआ है, ये जो बिल है, ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ऑटोनॉमी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी, हर चीज़ को कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, हर चीज़ को कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है स्पेशली। तो कहीं ना कहीं अगर जो हमारा स्टेट है, राज्य इस तरीके से इसको मैनेज कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स है दोस्तों, उसके ऊपर में एक बहुत बड़ी रोक लगाई जा रही है। स्पेशली फ्रीडम टू लव के ऊपर भी यहाँ पर एक रोक लगाई जा रही है, ये राइटर का कहना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से इनके पूरे के पूरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो क्लियर हो चुके हैं कि राइटर एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। तो फाइनली बड़े दिनों बाद इस एडिटोरियल का नंबर आ चुका है। वैसे आज हमारे न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल है, नेक्स्ट फ्रंटियर करके, ऑन इंडियाज स्पेस सेक्टर। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, अगर आज के समय पर आप अंतरिक्ष वाला पूरा क्षेत्र देखोगे तो दुनिया भर की कंट्रीज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में यूएसए का नासा है, नासा ऑलरेडी आगे है। लेकिन नासा को सपोर्ट करने के लिए ये अमेरिका में ऑलरेडी कई सारी जो प्राइवेट स्पेस कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब प्राइवेट स्पेस कंपनियों की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें स्पेस एक्स हो गया है ना, ब्लू वर्जिन हो गया, इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों और भी कई सारी स्पेस कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। नासा को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो स्पेस का कोलैबोरेशन तो हो ही रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इंडिया ने हाल ही में क्या किया है, हमारा जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने हमारे इस अंतरिक्ष वाले सेक्टर में जो एफडीआई है, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको यहाँ पे अप्रूव कर दिया है, इसके अंदर बदलाव करने के लिए अप्रूव कर दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से जो लोग हैं वो हमारे देश में स्पेशली स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, जिससे हमारी स्पेस इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा पैसा आएगा हमारे स्पेस सेक्टर में, वो स्पेस सेक्टर ग्रो करेगा। क्योंकि हमारा जो स्पेस सेक्टर है दोस्तों, अगर आप दुनिया भर का स्पेस इकोनॉमी को देखोगे, आज का समय और भविष्य ये काफ़ी अलग होने वाला है। 2020 में दुनिया की जो पूरा अंतरिक्ष का इकोनॉमी थी वो लगभग $447 बिलियन थी। 2047 तक यही इकोनॉमी $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, पूरी स्पेस इकोनॉमी, पूरे दुनिया की स्पेस इकोनॉमी। हमें क्या करना है, हमें इसमें इंडिया के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है, क्योंकि भारत का योगदान इस दुनिया की स्पेस इकोनॉमी के अंदर में बहुत कम है और उसके लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट, और उसके लिए यहाँ पर एफडीआई अगर हम ओपन करते हैं तो बाहर से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया के अंदर में। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। अब एफडीआई पॉलिसी के अंदर कैसे बदलाव की बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि जो ये अमेंडमेंट, जो ये संशोधन करने की बात की जा रही है, इसमें क्या होगा, एफडीआई की जो एंट्री है उसको और खोल दिया जाएगा, यानी बाहर के लोग और आसानी के साथ में इंडिया के इस स्पेस सेक्टर में निवेश कर सकेंगे, अपना पैसा लगा सकेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, इंडिया की स्पेस इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे दुनिया भर की पूरी जो स्पेस इकोनॉमी है, पूरे दुनिया की स्पेस इकोनॉमी, उसमें भारत का योगदान केवल 3% है। हमें इसी प्रतिशत को बढ़ाना है। 2030 तक का हमारा टारगेट है कि हम इस कंट्रीब्यूशन को 10% लेकर जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें पैसे का रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा पैसा चाहिए होगा अपने इकोनॉमी को, अपने स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए गए कि भैया आप बाहर से सीधा निवेश आएगा भारत के अंदर में। अब निवेश आने के भी यहाँ पर 3 तरीके स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, 3 कैटेगरीज में। पहला है कि भाई 74% तक यहाँ पर हम लोग एफडीआई ले सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के अंदर में। कहने का मतलब है सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग का काम, सैटेलाइट ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, उसके अलावा ग्राउंड सेगमेंट, यूज़र सेगमेंट, ये जितने भी चीज़ें हैं भाई 74% की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो सब हम बाहर एफडीआई खोल देंगे, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खोल देंगे, बाहर से निवेश आएगा। और बाकी यहाँ पर इसके पीछे का जितना ही प्रतिशत रहेगा वो सरकार के अंडर में रहेगा, सरकार वहाँ पर अपनी साइड से कंट्रोल रखेगी, सरकार पैसा लगाएगी। ठीक है, एक तरीका ये अपना सकते हैं, या दूसरा तरीका यहाँ पे हम 49% ऑटोमेटिक रूट में रख सकते हैं, 49% तक यहाँ पर बाहर से एफडीआई ले सकते हैं, बाकी जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का रख सकते हैं। या फिर 100% एफडीआई ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा जो पैसा है वो यहाँ पर हम अपना सीधा एफडीआई से मंगा सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने स्पेस इकोनॉमी में। तो 3 रास्ते हैं, देखते हैं यहाँ पर किन चीज़ों को यहाँ पे अपनाया जाएगा। तो एफडीआई को छूट में लेकर आना, यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमारे स्पेस सेक्टर में पूरी तरह से खोल देना,
इसके कई सारे बेनिफिट्स हमको नजर आएंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे जो निवेशक हैं वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, स्पेशली स्पेस कंपनी के अंदर में। तो भारत की स्पेस कंपनी को इसका फ़ायदा मिलेगा, हमारे पास पैसा आएगा, हम बड़े मिशंस को कंडक्ट कर सकेंगे, रिटर्न्स आएंगे बहुत सारे, वो रिटर्न्स यहाँ पर इनको मिल जाएंगे। तो फ़ायदा दोनों को होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिना फ़ायदे के थोड़ी ना कोई इन्वेस्ट करेगा। फिर बात है यहाँ पर दूसरा, इससे क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, जब एफडीआई खुलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाओगे, बाहर से विदेश निवेशक को ज़्यादा बुलाओगे, तो हमें पॉलिसी के अंदर चेंजेस करने होंगे जिससे बिजनेस करना भारत के अंदर आसान हो सकेगा। तो एफडीआई इनफ्लो की वजह से एक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दोस्तों इंडिया के अंदर में, इनकम ग्रोथ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। ग्लोबल मार्केट में इंडिया का जो शेयर है, भारत का योगदान है, वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। जब ये सब कुछ होगा, कंपनियां ग्रो कर रही होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी काम करने के लिए, तो इससे रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे होंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दोस्तों होते हुए नजर आएंगे, और ये सब कुछ होगा धीरे धीरे, यहाँ पर हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे होंगे। तो इसके लिए बहुत सारा अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट हम एफडीआई के जरिए ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी यहाँ पर बात की जा रही है, स्पेस सेक्टर में जो एफडीआई है उसको हम यहाँ पर खोलेंगे जल्दी। एफडीआई बहुत सारा यहाँ पर आएगा बड़े लेवल पर। ठीक है, बाकी दोस्तों इसी प्रकार से भारत की स्पेस पॉलिसी की बात करते हैं तो 2023 की हमारी प्रॉपर एक नीति है, जहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि जो इंडिया का शेयर है दुनिया की स्पेस इकॉनमी में वो 10% तक लेकर जाना। लेकिन वो ले जाने के लिए हमें अपना स्पेस इकॉनमी को पहले ग्रो करना होगा, उसके लिए एफडीआई इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। क्लियर। चलिए आते हैं आज के एक और एडिटोरियल पर। बात हो रही है एट द हाई टेबल ऑन द रेजिना डायलॉग। रेजिना डायलॉग दोस्तों चर्चाओं में आ चुका है। अभी आपको पता है रेजिना डायलॉग, ये जो डायलॉग है बेसिकली एक डिस्कशन है, मीटिंग है, एक कॉन्फ्रेंस है। तो अभी ये नवा एडिशन था इस डायलॉग का। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी मतलब डिस्कशंस की है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में, है ना। जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने आईमैक कॉरिडोर का यहाँ पर पूरा मुद्दा उठाया। बाल्टिक कंट्रीज़ जो हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं, उनका यहाँ पर आना हुआ। कई सारे दोस्तों मेंबर्स इंडिया में आए थे और सब ने मिलकर कई सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया। तो 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ये रेजिना डायलॉग चला इंडिया के अंदर में, जहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन रहा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहली बात दोस्तों, ये 2024 का रेजिना डायलॉग जो था, ये ध्यान रखना नवा एडिशन था, क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा 21 से 23 फरवरी तक चला। मेहमान लगभग 115 देशों को बुलाया गया था, जिसमें से 2500 के आसपास, 2500 के आसपास दोस्तों यहाँ पर इन 15 देशों से लोग आए थे। विषय की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, इन टॉपिकों के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशन, सबसे ज़्यादा बातचीतें की गई हैं। तो प्रीलिम्स में दोस्तों डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, तो ध्यान रखना प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे रेजिना डायलॉग के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको फैक्चुअल डेटा दे रहा हूँ, बस इतना ही, इतना ध्यान रखना। उसके अलावा आपने कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रेजिना डायलॉग क्या है, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, हर साल यहाँ पर एक प्रकार का बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर, जियो इकोनॉमिक्स को लेकर, जिसका मेन मकसद यहाँ पर यह है कि भाई दुनिया भर के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से निपटाया जा सकता है, उसके ऊपर डिस्कशंस करना। और ये मीटिंग साल 2016 से हर साल हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर में। ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में हो रही है हर साल। ये कॉन्फ्रेंस को कौन अटेंड करता है? दुनिया भर के कंट्रीज़ के जो लोग हैं, पॉलिटिकल, बिजनेसमैन, मीडिया, सिविल सोसाइटी बैकग्राउंड से लोग, ये सब बैकग्राउंड वाले लोग यहाँ पर आते हैं इस मीटिंग के अंदर में। जो ये डायलॉग है, इसमें अगर आप देखोगे तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, ये सभी लोग प्रेजेंट होते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको कहूँगा प्लीज़ आप लिखना चाहो तो प्लीज़ लिख लेना। ये वाला पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। कुछ भी आप मिस कर दो रेजिना डायलॉग का, लेकिन आपने ये नहीं मिस करना। ये रेजिना डायलॉग ऑर्गेनाइज कौन करता है? सबसे पहला प्रश्न। तो इसको ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी है वो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज ORF। लेकिन ORF अकेले ऑर्गेनाइज नहीं करती। ORF हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में पार्टनरशिप करने के बाद में जाकर यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करती है। और 2024 का इस रेजिना डायलॉग का थीम क्या था? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, चतुरंगा थीम। चतुरंगा बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर बात करना, संघर्ष, उसके अलावा कॉन्टेस्ट, देन कॉपरेशन, देन उसके बाद क्रिएशन। इन 4 टॉपिक्स के ऊपर एक स्पेशल फोकस यहाँ पे रखा हुआ है। और जो ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस चला, इसमें ही जो पार्टिसिपेंट थे दोस्तों, इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किए। ठीक है, अलग अलग पिलर्स के ऊपर यहाँ पर बातचीत की। डेमोक्रेसी का पिलर अलग, फिर उसके अलावा यहाँ पर 2030 तक के टारगेट सेट करना,
उसके अलावा इंस्टीट्यूशन इंक्लूजन्स, वॉर एंड पीस, पीस विद द प्लैनेट। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी, ऐसे अलग अलग सेक्शंस के ऊपर में दोस्तों यहाँ पर बातचीत की गई इस पूरे डिस्कशन में। तो इसको ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। अब यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। पता है ये जो रेजिना डायलॉग है कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। हर साल इंडिया में हो रहा है 2016 से। ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी कौन सी है? ORF और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। पता है ये हमने खुद एक आइडिया लिया है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डायलॉग्स, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट होते हैं दुनिया भर में। उनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, मैचिंग करके पूछा जा सकता है कि भैया बताओ कौन सा कहाँ पे होता है। तो सबसे पहला है शांग्री ला डायलॉग। तो एक सिक्योरिटी समिट है जो कि सिंगापुर में होता है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ISS के थ्रू। उसके अलावा म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, हाल ही में न्यूज़ में था, पता होगा। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जर्मनी के अंदर में होता है। इसका मेन मकसद है सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर फोकस करना। फिर एक और कॉन्फ्रेंस यहाँ पर दुनिया में होता है जिसका नाम है हैलिफैक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम। ये जो फोरम है कनाडा के अंदर होता है और उस वहीं पर जो ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं दुनिया भर में, क्या क्या खतरे हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। फिर एक दोहा फोरम। तो ये वाला जो डायलॉग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये कतर में है। यहाँ पर दुनिया भर में शांति, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन करने की बात की जाती है, उनको एक्सप्लोर करने को डिस्कशंस किए जाते हैं। फिर एक और यहाँ पर डायलॉग है, वो है वालदाई डिस्कशन क्लब। यहाँ पे जो रशियन थिंक टैंक है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। ये भी दोस्तों यहाँ पे हर साल मीटिंग होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर, इकोनॉमीज को लेकर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ सिमिलर डायलॉग्स हैं जो दुनिया भर में कंडक्ट किए जाते हैं। और इसी से प्रेरित होकर सबसे पहले हमने सिंगापुर वाले से प्रेरित होकर ही अपना रेजिना डायलॉग बनाया है, जो कि हम लोग यहाँ पर इंडिया में इसको कंडक्ट करते हैं, काफ़ी सारे डिस्कशंस करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से हैंडल कर पाओगे। नाउ आते हैं आज के आखिरी एडिटोरियल पर। यह एडिटोरियल नहीं है, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का सेक्शन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैसे जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है दोस्तों शुगर केन के ऊपर में, इसको बढ़ाने से फार्मर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपको पहले बता दूं, देखो पिछले कुछ समय पर आपने देखा फार्मर्स ने लगातार प्रोटेस्ट किया। फार्मर्स का प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया। दिल्ली चलो करके यहाँ पर उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और ये जो प्रदर्शन है दोस्तों ये बहुत ही गंभीर होता चला गया। पुलिस वालों ने टीयर गैस वगैरह भी छोड़ा। इस तरह का पूरा ये मामला देखने को मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पर यह है कि फार्मर्स की मांग है कि जो MSP है जो सरकार देती है इनके फसलों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाना, ये एक मेन मकसद है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? गारंटीड प्राइस होता है जो सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है हमारे किसानों को उनके प्रोडक्शन के लिए। अब दोस्तों देखो होता क्या है, जो हमारे किसान हैं वो अपनी फसल उगा रहे हैं। फसल उगाने के बाद में वो मंडी में बेचने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर अच्छा दाम मिल जाए तो मंडी में बेच दूंगा मैं, और अगर वहाँ नहीं बिका तो फिर कहाँ पे? डायरेक्टली सरकार को बेच दूंगा। तो अगर मुझे अच्छा पैसा यहाँ नहीं मिला तो सरकार मिनिमम इतना पैसा तो दे ही रही है कि भाई मेरा प्रोडक्शन जो मैंने किया है वो निकल गया प्लस कुछ एक्स्ट्रा मुझे मिल गया, तो गवर्नमेंट इतना तो मुझे दे ही रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये MSP है वो हमारे फार्मर्स के लिए उनके प्रोडक्शन के लिए एक सिक्योरिटी मेंटेन हो जाती है कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ, वो नहीं बिका, अच्छा पैसा नहीं मिला, तो सीधा मैं गवर्नमेंट को वो सारा का सारा अपना प्रोडक्शन दे दूंगा और गवर्नमेंट यहाँ पे उसके बदले मुझे MSP दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको प्रोवाइड करवा देगी। नाम ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि कम से कम इतना पैसा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इससे फार्मर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो आज के समय पर जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 23 फसलों के ऊपर दी जाती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर खरीदारी यहाँ पर गेहूं और चावल की यहाँ पर होती है। अब 23 फसलों में स्पेशली अगर आप देखोगे तो ये है सीरियल्स हो गए, 7 सीरियल्स हो गई जिसमें पैडी, वीट, बार्ले, जोवर, बाजरा, मेज़, रागी। दालें हो गई 5 मेर की, ग्राम, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। ऑयल सीड्स हो गए 8, ग्राउंडनट, रेप सीड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसमम, रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, है ना, शुगर केन। तो इस तरीके से देखोगे तो इसमें से केवल 23 गिनना, ये टोटल 23 क्रॉप्स के ऊपर में यहाँ पर MSP दी जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि हम फसलों के ऊपर तो MSP देते हैं, लेकिन इनमें से जो ये 23 क्रॉप्स हैं, इन 23 क्रॉप में से केवल और केवल 22 फसलें हैं जिसके ऊपर MSP दी जाती है। सीरियल, पल्सेस, ऑयलसीड, रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा। इनके ऊपर तो क्या होता है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है। लेकिन जो गन्ना होता है, शुगर केन होता है दोस्तों, शुगर केन पर MSP नहीं देते। MSP जैसी एक और चीज़ है FRP, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर में। ये FRP होती है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे जैसे MSP है वैसे ही FRP है।
तो गन्ने के लिए एफआरपी दी जाती है। अब ये एफआरपी बढ़ाई गई है पिछले कुछ समय पर, तो एफआरपी बढ़ने का मतलब हमारे जो गन्ने वाले फार्मर्स हैं, जो यहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं, उनको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब एमएसपी का कैलकुलेशन के दोस्तों अपने अलग अलग तरीके हैं। सरकार जो है यहाँ पर क्या करती है, सरकार इस एमएसपी को अनाउंस करती है, लेकिन सरकार खुद से अनाउंस नहीं करती है। सरकार को रिकमेंडेशन देने वाली एक बॉडी अलग से बनाई गई है जिसका नाम है CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। वो कहती है सरकार से भाई आप ऐसा कर सकते हो। तो एमएसपी के लिए 3 मेजर फॉर्मूलाज हमारे सामने आते हैं, एक A2, देन A2 प्लस FL और तीसरा है C2। अब ये दोस्तों फॉर्मूलाज क्या है जरा मैं आपको बताता हूँ। A2 में क्या होता है, A2 वाली जो एमएसपी है इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स ने प्रोडक्शन किया है, जो भी फसल उगाई है, उसमें जो खर्चा आया है गवर्नमेंट पहले तो वो खर्चा देगी, और खर्चा के बाद प्लस बीजों के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुए, खाद के ऊपर जो खर्चा हुआ, कीटनाशक के ऊपर खर्चा हुआ, लैंड के ऊपर जो यहाँ पर रेंट दिया, उसके बाद लेबर को जो हायर किया, मशीनरी, फ्यूल, ये सब मिला के दोस्तों एमएसपी तैयार की जाती है कि भैया ये सारा का सारा जो अमाउंट जो फार्मर ने लगाया है फसल के उत्पादन में वो उसको मिल जाए वापस से। तो ये A2 वाला है। दूसरा है A2 प्लस FL। यहाँ पर जो फार्मर का जितना भी खर्चा हुआ है प्लस यहाँ पर जो फैमिली लेबर की वैल्यू है उसको यहाँ पर ऐड करके ये हम एमएसपी बनाते हैं, ये वाली। फिर C2 वाली है कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट। इसमें A2 प्लस FL तो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो रेंट का वैल्यू है वो भी यहाँ पर ऐड किया जाता है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करने के बाद में एमएसपी तैयार की जाती है। यानी स्पेशल सिंपल सी बात है, जितना पैसा यहाँ पे फार्मर ने खर्च किया है ना, जो प्रोडक्शन के ऊपर में खर्च किया है उसका एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर उनको वापस रिटर्न करना, स्पेशली गवर्नमेंट की साइड से, वो हमारा यहाँ पर एमएसपी है। उसके लिए 3 फॉर्मूलाज हमारे सामने हैं। अब एमएसपी की डिमांड क्यों उठती है दोस्तों, ये आप सभी लोगों ने पता ही होना चाहिए। और एक बहुत ही सिंपल सी बात भी है भाई, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाता है। ये ज़रूरी है ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अगर फार्मर को कहीं पर वो मान लो उधारी में फंस चुके हैं, अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है उन्हें, तो उधारी में ना और ना जाएं, है ना, अपना नुकसान ना करवाएं, क्योंकि अच्छा पैसा नहीं अगर यहाँ पर एमएसपी गवर्नमेंट ना दे रही होती, मार्केट में उन्हें अच्छा पैसा ना मिल रहा होता, तो घाटे में भी उन्हें बेचना पड़ता। तो यहाँ पर अभी वो घाटे में तो नहीं बेचते ना, गवर्नमेंट जो एमएसपी दे रही है उस एमएसपी पर बेच देंगे, तो इतना अमाउंट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा कि फ़ायदा यहाँ पर हो ही रहा है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर फार्मर्स के ऊपर जो डेट बर्टन है, जो स्पेशली यहाँ पर एक कर्ज का बोझ है, वो कम हो जाता है। 2019 की नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो एवरेज कर्ज का जो बोझ है फार्मर्स की फैमिली के ऊपर में वो 1 लाख रुपए के आसपास का है। और ऐसे कई सारे फार्मर्स हैं दोस्तों जिनके ऊपर ऐसे बहुत सारा लोन है, और ये फार्मर लोन इंक्रीज हुआ है लगातार। 2014 में लगभग 9.5 लाख करोड़ के आसपास लोन फार्मर्स ने, किसानों ने उठाया था। 2021-22 में यही लोन बढ़कर 23 लाख करोड़ के आसपास हो गया। और इसके चक्कर में कई बार यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, जब इनके पास में लोन चुका नहीं पाते, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उसके बाद यहाँ पर सुसाइड का ऑप्शन यहाँ पर देखना शुरू कर देते हैं। बट एमएसपी की वजह से यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, क्योंकि एमएसपी एक लीगल गारंटी है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या करता है, इवन यहाँ पे कुछ नहीं मिल पा रहा है अपने प्रोडक्शन का, तो उसका एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर सीधा गवर्नमेंट अपने एमएसपी से दे देती है। तो इससे फार्मर्स के जो लाइवलीहुड है उनको सपोर्ट मिल जाता है ना। उसके अलावा जो रिस्क होता है, स्पेशली कई बार फसल लगाई, अब फसल लगाने के बाद में गर्मी ज़्यादा पड़ी, फसल ख़राब हो गई, या बारिश बहुत ज़्यादा हुई, फसल ख़राब हो गई, फसल ज़्यादा आ ही नहीं पाई, थोड़ी बहुत फसल हुई। भाई किसान ने पैसा तो पूरा लगाया था, अब आधी फसल ख़राब हो गई, आधी बची, तो नुकसान हो गया। तो ऐसे केस में यहाँ पर उनका दिवालिया निकल जाता है, यानी कि जो पैसा उधार लेके यहाँ पर सारा काम किया था, अब वो उसका बोझ इकट्ठा हो गया। तो ऐसे केस के लिए भी दोस्तों एमएसपी ज़रूरी होती है कि अगर एमएसपी है तो यहाँ पर उनको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा तो सही, ऐसे केस में भी। ठीक है, तो एमएसपी इस वजह से नेसेसरी है। प्लस एग्रीकल्चरल ग्रोथ को यहाँ पर प्रमोट करती है, कोई जो डिस्पैरिटीज़ है उनको यहाँ पर रोकने का काम करती है। भाई कई सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको स्कीम का यहाँ पर बहुत सारा जो फ़ायदा है वो यहाँ पर सीधा सीधा हो रहा होता है। और इस एमएसपी की वजह से दोस्तों गरीबी कम हो रही है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो एमएसपी क्यों ज़रूरी है आपको समझ में आ गया। यहीं पर एक और सेक्शन आता है कि जो एमएसपी है इसको लीगलाइज करने में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने रहती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने रहते हैं कि भाई गवर्नमेंट चलो ये पैसा दे रही है एमएसपी का, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो पैसा कहाँ से आएगा। गवर्नमेंट के ऊपर में यहाँ पर एमएसपी देने का जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। दूसरा यहाँ पर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एमएसपी देने के बाद वाटर स्कैर्सिटी का इशू हो सकता है। जैसे आज भी यहाँ पर जो ज़्यादातर एमएसपी दी जा रही है चावल के ऊपर,
अब मान लो यहाँ पर चावल वगैरह के ऊपर, ऐसी फसलों के ऊपर, गन्नों के ऊपर या चावल के ऊपर अगर आप एमएसपी दे रहे हो तो पता है इसका मतलब क्या है कि जो किसान है वो सबसे ज़्यादा गन्ना चावल ही का ही उत्पादन करेंगे। तो कहोगे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भाई गन्ना और चावल दोनों की खेती में भरपूर मात्रा में पानी लगता है। तो अगर ये खेती होंगी तो दोस्तों ग्राउंड वाटर दबा कर निकाला जाएगा, जिसकी वजह से पानी की कमी, वाटर स्कैरसिटी, वाटर डिसमैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एमएसपी में ये आती है कि भाई जिन जिन फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा रही है केवल उन्हीं फसलों को उगा लिया जाता है, बाकी सारी जो नॉन एमएसपी वाली फसलें हैं उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इसके चक्कर में हमारे एग्रीकल्चर में जो एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन, कि भाई अलग अलग प्रकार की फसलें होनी चाहिए, वो अलग अलग प्रकार की फसलें हम उगा ही नहीं रहे होते दोस्तों। केवल जिस पे एमएसपी मिल रहा है वही लगातार उगा रहे हैं, वो उनका ही प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा है बार बार। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन सब चैलेंज को साइड में कर दें तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इंटरनेशनल प्रेशर। अगर भारत अपने किसानों को ये एमएसपी देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है, जिसके माध्यम से सस्ते दाम में यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं वो सब प्रोडक्शन करते हैं और सस्ते दाम में फिर इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों एक्सपोर्ट होता है ये सारा का सारा सामान, सारा का सारा अनाज। तो इससे दुनिया भर में व्यापार को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है जिसका नाम है WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह सीधा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती है कि भाई आप ये कर कैसे रहे हो, ये दुनिया भर के व्यापार के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, क्योंकि आप सस्ते दाम में फिर एक्सपोर्ट करो, क्योंकि सरकार सीधा सीधा सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को। तो सरकार अगर सपोर्ट करेगी फार्मर को और फार्मर को सपोर्ट करने का जो उत्पादन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा देश में, और फिर उसके बाद वो एक्सपोर्ट करेंगे तो सस्ते दाम में एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, कुछ और कंट्रीज़ जो वही सामान को एक्सपोर्ट करती हैं उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट महंगा है, आपने यहाँ पर सपोर्ट किया है, सरकार सपोर्ट कर रही है, इस वजह से आपका प्रोडक्ट सस्ता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो दुनिया भर की कंट्रीज़ क्या करेंगी, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इससे क्या होगा, बाकी सारे जो कंट्रीज़ है जो वही प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना, उनके ऊपर नुकसान पहुँचेगा ट्रेड का। तो ये ट्रेड इरेगुलरिटीज़ के अंडर में आता है, जिसके बेसिस पर WTO बार बार प्रेशर डालता है इस पूरे एमएसपी को लेकर। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो चुका है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। पूरा इशू यहाँ पर न्यूज़ में था, मैंने आपको यहाँ पर थोड़े सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश की है। नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन था कि मान लो यार एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम अपने भारतीय संविधान के अंदर 5वें शेड्यूल में लेकर आएँ, तो उसका क्या परिणाम होगा। तो सबसे पहला परिणाम ये होगा कि उस पर्टिकुलर लैंड को, उस पर्टिकुलर एरिया को, जो वो ट्राइबल पीपल का लैंड होगा, उस ट्राइबल पीपल के लैंड को हम नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्राइबल पीपल के ज़मीन को नॉन ट्राइबल पीपल तक नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता अगर उनकी ज़मीन को 5वें शेड्यूल में लेकर आ जाएं तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस 5वें शेड्यूल का देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।